ऑल वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के छायावाद के सेक्शन को देखने वाले हैं और यह सेक्शन भी हम एमसीक्यू फॉर्मेट में करने वाले हैं। पिछली वीडियो में भी हमने छायावाद के प्रश्नों को देखा था और जिस प्रश्न से हमने उस वीडियो को एंड किया था वह था रजनी को अभिसारिका रूप में किस कवित्री ने चित्रित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। आज के इस वीडियो में हम अपना पहला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इसे पहला नंबर मान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वो रिपीटेड क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने उसे हटा दिया, ठीक है। तो इसे ही पहला मानकर चलते हैं। पहला प्रश्न है, इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती महिला का चित्रण निराला ने किस रूप में किया है। ऑप्शन ए करुणा का प्रतीक है, ऑप्शन बी परिश्रम और संघर्ष का प्रतीक है, ऑप्शन सी दरिद्रता का चित्रण मात्र है, ऑप्शन डी केवल श्रम का बोध है। इसका आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, परिश्रम और संघर्ष का प्रतीक है। इलाहाबाद के पथ पर जो कविता है तोड़ती पत्थर, कविता का नाम है तोड़ती पत्थर और पंक्ति जो स्टार्ट हो रही है वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, इस तरीके से कविता है वह। तो इस कविता में जो इलाहाबाद के पथ पर जो पत्थर तोड़ती महिला है उसका चित्रण किस रूप में किया है निराला ने, परिश्रम और संघर्ष के प्रतीक के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली को निराला ने किस दृष्टि से प्रस्तुत किया है। निराला की कविता है तुलसीदास, इसमें रत्नावली जो तुलसीदास की पत्नी है उसे किस रूप में चित्रित कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है मोह मायामयी स्त्री, दूसरा त्याग और प्रेरणा का स्रोत है, तीसरा है दुखांत कथा का कारण है और चौथा भारतीय नारी का आदर्श रूप है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो रत्नावली है वह त्याग और प्रेरणा का स्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद को किस प्रकार का काव्यधारा माना जाता है। किस प्रकार की काव्यधारा माना जाता है। ऑप्शन है धार्मिक काव्य, ऑप्शन बी है शास्त्रीय काव्य, ऑप्शन सी है साम्राज्यवाद विरोधी मानवतावादी काव्य और ऑप्शन डी है केवल प्रेम मूलक काव्य। इसका आंसर करेंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, साम्राज्यवाद विरोधी मानवतावादी काव्य, ठीक है। प्रेम मूलक काव्य है लेकिन केवल प्रेम मूलक काव्य नहीं है, ठीक है। तो केवल लग जाने से क्या हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी साम्राज्यवाद विरोधी मानवतावादी काव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद की रचना आंसू में आंसू की घनीभूत बूंद किससे जुड़ी है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत शोक से, ऑप्शन बी समाज की दरिद्रता से, ऑप्शन सी विश्व की पीड़ा और करुणा से, ऑप्शन डी प्रेम की वेदना से। आंसर करेंगे आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व की पीड़ा और करुणा से। इस प्रश्न में जयशंकर प्रसाद ने विश्व की पीड़ा और करुणा से जो संसार आंसू की घनीभूत जो बूंद है वह इससे जुड़ी हुई है, किससे, विश्व की पीड़ा और करुणा से। विश्व की पीड़ा और करुणा जो है वह कैसी है, दुख दावा से दग्ध है, ठीक है। दुख रूपी अग्नि, दावा यानी अग्नि। और इस प्रश्न में भी जो इस कविता में आंसू कविता में जिसे हिंदी का शोक गीत माना गया है, ठीक है, इस कविता में जग के वृंदावन बन जाने की कामना की गई है, ठीक है। क्या बन जाना है, वृंदावन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी में प्रसाद का मुख्य संदेश क्या है। पहला ऑप्शन है केवल प्रेम और करुणा, बी त्याग का महत्व, सी शक्तिशाली और विजयी बनने का आदर्श, डी प्रकृति भक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शक्तिशाली और विजयी बनने का आदर्श, सी।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। अगला है निराला की कविता राम की शक्ति पूजा का प्रमुख संदेश क्या है। ऑप्शन 1 है केवल धर्म और न्याय पर्याप्त है। ऑप्शन बी शक्ति के बिना धर्म अधूरा है। सी अहिंसा ही सर्वोत्तम है। डी न्याय से अधिक दान जरूरी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, शक्ति के बिना धर्म अधूरा है। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा इसे देख लेते हैं। राम की शक्ति पूजा में न्याय जिधर है उधर शक्ति लिखकर अन्यायी और शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद से निपटने के लिए केवल धर्म, न्याय और विवेक को अपर्याप्त बताते हुए शक्ति की आराधना का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि राम की शक्ति पूजा का प्रमुख संदेश क्या है कि जो शक्ति जो है वह धर्म के बिना क्या है, बिना धर्म अधूरा है। शक्ति के बिना धर्म अधूरा है, सॉरी, ठीक है, उल्टा हो गया। धर्म, अगर हम धर्म की कल्पना कर रहे हैं तो धर्म क्या है, वो शक्ति के बिना क्या है, अधूरा है। और यहाँ पे इसी चीज़ के लिए बताया गया है कि अगर हमें अन्यायी और शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद से निपटना है तो उसके लिए केवल धर्म, न्याय, विवेक क्या है, अपर्याप्त है। इन तीनों के रहते हुए भी हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है, वह क्या है, शक्ति। यानी शक्ति तत्व जो है वो ज़्यादा इसमें इसे महत्व दिया गया है ना। निराला की राम की शक्ति पूजा में शक्ति की आराधना पर जोर दिया गया है। धर्म, न्याय और विवेक का अपना महत्व है, किंतु शक्ति के बिना ये तीनों जो क्या है वो महत्वहीन हो जाते हैं, है ना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है छायावाद का प्रमुख कलात्मक आधार क्या है। पहला है उपमेय उपमान के पारंपरिक समानता। दूसरा है बाहरी दृश्य वर्णन। तीसरा आभ्यंतर प्रभाव साम्य, हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव। और चौथा है केवल अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा छायावाद का प्रमुख कलात्मक आधार क्या है, आभ्यंतर प्रभाव साम्य, यानी हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव। अगला प्रश्न है झंझा झकोर का छायावादी सादृश्य किस मानसिक दशा का द्योतक है। ऑप्शन 1 है हर्षोल्लास। ऑप्शन बी मानसिक क्षोभ। ऑप्शन सी प्रेम की उत्कंठा। ऑप्शन डी शांति। उसका आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मानसिक क्षोभ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो पंक्ति थी झंझा झकोर वाली, ये है झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। यहाँ शून्य हृदय आकाश का, झंझा झकोर मानसिक क्षोभ का, बिजली हड़प का और नीरद माला जो है यह मन में आई करुण स्थिति का, मनस्थिति का द्योतक है। ठीक है, झंझा झकोर किसका है, मन में मानसिक क्षोभ का है। बिजली क्या है, हड़प का। और नीरद माला जो है यह है मन में आई करुण मन स्थिति का द्योतक है। ठीक है, और शून्य आकाश क्या है, शून्य हृदय में या शून्य आकाश की बात, शून्य हृदय जो है वो क्या है, आकाश है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मानसिक क्षोभ झंझा झकोर के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है छायावाद में सबसे अधिक प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीकरण और अनुप्रास। आंसर करेंगे इसका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो मानवीकरण अलंकार हम कहाँ देखते हैं, प्रकृति वर्णन या फिर हम जहाँ पे भी निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में चित्रित किया गया है वहाँ हम मानवीकरण अलंकार देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये सारे जो प्रश्न हैं और जो फैक्ट्स हैं वो सभी पुस्तक से ही लिए गए हैं। ठीक है, पहला फैक्ट है निराला ने विधवा इष्ट देव के मंदिर की पूजा कहा है। ठीक है, विधवा को क्या कहा है उन्होंने अपनी कविता में, विधवा को कहा है इष्ट देव के मंदिर की पूजा है। ठीक है, अगला निराला ने शिवाजी का पत्र, यह कविता है उनकी, इसमें मुगल शासन को साम्राज्यवादी कहा है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए प्रश्न में कि निराला ने किस कविता में मुगल शासन को साम्राज्यवादी कहा है तो वह है शिवाजी का पत्र। अगला पॉइंट है प्रसाद ने शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। यह जो पंक्ति है यह प्रसाद
ने लिखी है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है, अगर पंक्ति किस तरीके से पूछ सकते हैं, ये प्रश्न ये जो पंक्ति है वो उद्धृत करके पूछा जाएगा कि इसके रचनाकार कौन है। तो रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रसाद ने आंसू में लोक मंगल की भावना, आंसू जो है इस पे इन्होंने लोक मंगल की भावना से इसे जोड़कर देखा है आंसू को। ठीक है, यह हिंदी साहित्य का शोक गीत के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, प्रसाद का आंसू। अगला है निराला। जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण संधव तरंगों पर चतुरंग चमु संग आदि। तो ये जो पंक्ति है, ये जागो फिर एक बार समर में अमर कर, ये पंक्ति किसकी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निराला की। ठीक है, अगला है पंत जी निर्जन को गुंजी तली कहते हैं। ठीक है, प्रश्न अगर पूछा जाए कि गुंजी तली किसने इसे संबोधित किया है, या इसका संबोधन किसने प्रयोग किया है संबोधन के रूप में, तो पंत जी ने किया है। किसे कह रहे हैं? निर्जन को कह रहे हैं। ठीक है, और पंत जी का जो प्रिय अलंकार, वो प्रिय छंद जो है वह क्या है? रोला है। रोला छंद किनका प्रिय है? अगर ये प्रश्न बना तो किसका होगा? सुमित्रानंदन पंत का। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें प्रश्न के रूप में नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए इसे फैक्ट के रूप में यहाँ आपके सामने है। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण है, बस सिर्फ प्रश्न के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान देंगे आप। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के 4 प्रमुख कवि कौन कौन हैं? पहला ऑप्शन है भारतेंदु, अयोध्या सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। दूसरा है प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तीसरे हैं तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीर। चौथे हैं केशव बिहारी, पद्माकर, धनानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, छायावाद के किस कवि ने मुक्त छंद को विशेष पहचान दिलाई? पहला है पंत, दूसरा है निराला, तीसरे हैं प्रसाद, चौथे हैं महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? निराला। ठीक है, निराला ने मुक्त छंद को विशेष रूप से इस पर बल दिया है, और इसे रबर छंद या केचुआ छंद भी कहा जाता है। मुक्त छंद को क्या कहा जाता है? रबर छंद या केचुआ छंद, क्योंकि इसमें कोई बंधन है नहीं, तो बंधन मुक्त है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रबर छंद कहा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, निराला। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? 3 प्रश्न बन रहे इससे। पहला, जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, और जन्म कब हुआ था। जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो पहला है 1889 में इनका जन्म हुआ है, और 1937 में इनकी मृत्यु हुई है। ऑप्शन में है कहाँ हुआ था, तो इसका पहला ऑप्शन है प्रयागराज, दूसरा है वाराणसी काशी, तीसरा है झांसी, चौथा है गोरखपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वाराणसी काशी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रबंध काव्य कृति कौन सी है जो मानव जीवन के आंतरिक विकास पर आधारित है? ऑप्शन है लहर, झरना, कामायनी, आंसू। आंसर करेंगे आप लोग। मानव जीवन के आंतरिक विकास पर आधारित कविता कौन सी है जयशंकर प्रसाद की? सही आंसर क्या हो जाएगा? कामायनी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक काव्य रचना किस भाषा में हुई थी? पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा है हिंदी खरी बोली, तीसरा है उर्दू, चौथा है ब्रजभाषा। तो प्रारंभिक काव्य रचना जयशंकर प्रसाद ने ब्रजभाषा में की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी काव्य में जयशंकर प्रसाद ने किस दर्शन में अंतिम समाधान खोजा है? पहला ऑप्शन है अद्वैत, दूसरा है शैवानंदवाद, तीसरा है सूफी विचारधारा, चौथा है बौद्ध दर्शन। आंसर करेंगे आप लोग इसका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शैवानंदवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों में कौन सी अंतिम कृति है? और यह कृति जो है वह मरणोपरांत प्रकाशित हुई है। ऑप्शन ए है आंसू, बी लहर, सी कामायनी, डी महाराणा का महत्व।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कामायनी। इसका प्रकाशन वर्ष 37 है, कहीं कहीं 36 भी मिलता है। ठीक है, शुक्ल की पुस्तक में अगर हम देखें तो वहाँ 36 है, तो आप इसे 37 और 36 दोनों रूप में याद कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसे 36 के ही रूप में देखें। ठीक है, जब प्रश्न अगर 36 ना दिया हो तो फिर हम 35 या 37 में से कोई एक सही कर देंगे। ठीक है, लेकिन कंफर्म क्या है? 36। अगले देखते हैं, छायावादी कवियों की भाषा की विशेषता क्या है? पहला है केवल आम बोलचाल, दूसरा है केवल उर्दू प्रभाव, तीसरा है तत्सम प्रधान और नाद व्यंजना पर ध्यान, चौथा है अंग्रेजी मिश्रण। इसका आंसर करेंगे आप लोग, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम प्रधान और नाद व्यंजन पर ध्यान है। ठीक है, छायावादी कवियों की भाषा की विशेषता क्या है? तत्सम प्रधान और नाद व्यंजन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम प्रधान और नाद व्यंजन। अगला देखते हैं, अगला है प्रसाद की प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं, इसे हम देख लेते हैं एक बार। प्रसाद की प्रसिद्ध काव्य कृतियों में कानन कुसुम है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1912 है। प्रेम प्रतीक है, इसमें 1913 है। महाराणा का महत्व 1914, धार 1918, आंसू 1926, झरना 1927, लहर 1935 और कामायनी 1937। ठीक है, तो इसे हम याद रखेंगे 36 के रूप में। प्रेम प्रतीक, महाराणा का महत्व, धार, आंसू, झरना, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, ये सब क्या है? कभी कभी इसे आपको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रसाद की इन काव्य कृतियों को आप याद रखेंगे और क्रम वाइज याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो निराला केंद्रित है, ये प्रसाद केंद्रित था, तो अगली वीडियो में हम निराला को पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।